हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन में हमने जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए, हर वैरायटी का क्वेश्चन कर चुके हैं। टेक्निकली चैप्टर में जितने भी कंसेप्चुअली मुझे आपको डिलीवर करने थे, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इन वन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स जो कॉमनली यूज़ की जाती है, एंड दैट क्वेश्चन आई वांट टू एड्रेस राइट नाउ। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट दे रखा है। दिस इज़ अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल स्किल्स लगेंगी, बट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। एट द वेरी एंड एक थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट है, उसको एड्रेस करने के लिए ही ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बाकी कोई नया ट्रांजेक्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट वन एडजस्टमेंट। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट दैट। AVC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Okay, they decided to dissolve the firm and appointed B to realize the assets and pay the liabilities. तो B को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि assets को रियलाइज करना है और liabilities को पे करना है। इसके लिए इनको B, इस काम के लिए B को एक कमीशन मिल रहा है जो यहाँ लिखा हुआ है। He is to get 5% commission on the amount finally paid to other partners as capital. Now this is the thing that I wanted to address. इनको 5% कमीशन मिलेगा, but not on the amount realized from asset, not on the amount of net cash realized. इनको 5% कमीशन मिलेगा on amount finally paid to other partners as capital. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है B की to realize all the assets and liabilities. बी के अलावा दो और पार्टनर हैं, दैट इज ए एंड सी। तो ए और सी को जो पेमेंट होगा उस पेमेंट का 5% कमीशन मिलेगा किसे? बी को। ये जो कमीशन है दोस्तों, मेक अ नोट कि ये कमीशन का पेमेंट रियलाइजेशन के लिए खर्चा भी है, फर्म का खर्चा है, फर्म को पे करना है, राइट? तो कमीशन भी देना है बी को, वो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट भी होगा ए बी सी में, एंड देन जो पेमेंट करना है उसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैश भी ही अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कैश आ जाएगा कहीं से पेमेंट करने के लिए टू बी। सो दैट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन। कैसे डील करते हैं इसको मैं बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल हमें बैलेंस शीट दे रखी है इनकी। बैलेंस शीट को एक बार नोटिस करें तो लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ऑल ओके, प्रोविडेंट फंड इज़ जस्ट लाइक एनी अदर लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखी है, इसका मैं पेमेंट रियलाइजेशन के थ्रू ही कर दूंगा। एक रिजर्व दे रखा है, कंटिजेंसी रिजर्व, इसे मैं पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। एसेट साइड की मैं बात करूं तो वहाँ पे एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी रिक्वायरिंग आवर अटेंशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्लोजिंग ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट देयर बुक वैल्यू। ठीक है, सो आई एम डूइंग दैट। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, amount, टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे सारे एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पे क्लोज हो जाएंगे। डेटर्स 25,000, देन बिल्स रिसीवेबल एट 12,000, then investment at 20,000, इन्वेस्टमेंट के बाद आ जाएगा स्टॉक 35,500, देन प्लांट 60,000, फर्नीचर 15,500, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 2000, ये भी क्लोज होंगे ऑफ कोर्स, राइट। इसके अगेंस्ट अगर हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी होंगी
तो ये पार्शियल रियलाइज़ हो जाएगा, राइट, मतलब पार्शियल डिडक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये पैसा भी वापस रिसीव हो सकता है, राइट। सो दीज आर ऑल द एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज होगा। देन सन्ड्री लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर देते हैं हम बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स हैं 35,000 के, देन बिल्स पेबल हैं 13,000 के, एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 5,000 का है, ये भी क्लोज होगा ऑफ कोर्स। अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर दी होंगी तो हम पार्शियल डिडक्ट कर देते हैं, कर देंगे, नहीं तो ये रिफंड हो जाएगा। क्या सिचुएशन है, दैट वुड बी प्रोवाइडेड टू अस इन दी एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रोविडेंट फंड है 10,000 का, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000 की, ये भी क्लोज होगी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद रिजर्व जो है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्लोज होगा, राइट फ्रेंड्स। तो ये हमारी सारी लाइबिलिटीज़ हो गई। पार्टनर्स कैपिटल तो ऑफ कोर्स सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो अब इन सारे जो इनर कॉलम में फिगर्स लिखे हुए हैं इनका सब टोटल कर लेते हैं। 25,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 35,500 प्लस 60,000 प्लस 15,500 एंड लास्ट में प्लस 2,000, दैट मेक्स इट 1,70,000। इधर सन्ड्री लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेता हूँ मैं। 35,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, सो दैट मेक्स इट 75,000। ठीक है, ऑलराइट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा दोस्तों, रियलाइजेशन अकाउंट में अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, उसे बुक करते हैं। ठीक है, तो बी रियलाइज दी एसेट्स एज फॉलोज, एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल वर फॉलिंग ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 2 months। सो यहाँ पर टाइम पीरियड मैंशनड है और सो बी रियलाइज देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम मैंशनड है, टाइम पीरियड मैंशन है, तो हम बेसिकली डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि इनका नॉर्मल जो पेमेंट रिसीव होना था वो 2 महीने बाद होना था। सिंस वी आर डिसॉल्विंग द फर्म तो हम इनसे अर्ली पेमेंट ले रहे हैं, तो जल्दी पेमेंट लेने के लिए हमें 6% का यहाँ पर डिस्काउंट देना पड़ेगा इन्हें। तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। वर्किंग नोट, computation of discount on debtors and bills receivable. You can also calculate it all together, separately भी कर सकते हैं, doesn't make much difference। तो डेटर्स पे सबसे पहले मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, अलग अलग ही कर रहा हूँ मैं। डेटर्स का जो वैल्यू है दैट इज 25,000। ठीक है, सो 25,000 जो रेट है वो 6% की है, सो 6/100, बट टाइम पीरियड 2 months का है, सो 2/12। इस तरीके से कुछ डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से दिखा देता हूँ आपको। यही कह रखा है कि डेटर्स 2 महीने बाद, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों ही 2 महीने बाद मैच्योर होने हैं, बट हम क्योंकि इनका पेमेंट अभी ले लेंगे तो बी ने इनको रियलाइज़ किया है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, तो 25,000 पे 6% होता है 1,500, बट फॉर 12 months दैट वुड सम अप टू 250। तो 250 रुपये का डिस्काउंट हमें देना होगा डेटर्स को। अब बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। तो बिल्स रिसीवेबल जो हैं 12,000 के हैं, तो इनका डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। $120 का डिस्काउंट बिल्स रिसीवेबल पे भी हो जाएगा। सो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पे 250 और 120 का डिस्काउंट हो गया। ये सम डिडक्ट हो जाएगा पेमेंट रिसीव होते वक्त। पेमेंट रिसीव कर लेते हैं बाय बैंक, राइट। डेटर्स
एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर का जो वैल्यूएशन है वो है 25,000 का। 25,000 में जो डिस्काउंट था हमें 250 का देना था, सो 250 का डिस्काउंट 24,750 जो है वो डेटर से रियलाइज़ होने वाला है। इसे मैं लिख देता हूँ। देन कम्स आर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल 12,000 के हैं। 12,000 पे हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है 120 का, तो 11,880 रुपीज़ जो हैं बिल्स रिसीवेबल से रियलाइज़ होंगे। इस तरह का एडजस्टमेंट हमने पहले भी किया है। ओके, आगे बात आती है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर फॉलिंग ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स। अगेन वही बात आ जाती है कि 3 महीने बाद हो रहे हैं, सो दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% पर एनम। जिस तरीके से हम हमारे डेटर्स से प्री पेमेंट ले रहे हैं उसी तरीके से हम हमारी लाइबिलिटीज़ का भी अर्ली पेमेंट कर रहे हैं। तो हमने हमारे डेटर्स को डिस्काउंट दिया तो उसी तरीके से हम हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल पर डिस्काउंट एक्सपेक्ट करेंगे, डिमांड करेंगे। तो हमें डिस्काउंट मिला भी है, 12% की रेट से मिला है और 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पेमेंट का स्लॉट क्रिएट कर देते हैं टू बैंक, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और वर्किंग नोट में चलकर सेकेंड वर्किंग नोट, कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पर हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्रेडिटर्स का वैल्यूएशन है 35,000 का। 35,000 के क्रेडिटर्स हैं, 12% पर एनम डिस्काउंट की रेट है और मैच्योरिटी में अभी 3 मंथ्स बचे हैं। फिर से आपको टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है। फॉलिंग ड्यू आफ्टर 3 मंथ्स एंड डिस्काउंट इज 12%, राइट गाइज। तो चलिए डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। 35,000 इंटू 12%, साल भर का होता 4200 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, दैट मेक्स इट 1050 माइनस 35,000, सो 33,950 रुपीज़ का ही पेमेंट करना पड़ेगा डिस्काउंट डिडक्ट करके। सेम चीज़ बिल्स पेबल के लिए भी करनी है, तो बिल्स पेबल का डिस्काउंट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। बिल्स पेबल का जो बुक वैल्यू है दैट इज़ 13,000, क्वेश्चन में ही दे रखा है 13,000। 12% की रेट से कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का। 13,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, सो दैट मेक्स इट 390 माइनस 13,000, सो 12,610 रुपीज़ का ये हो जाएगा 12,610, ठीक है, प्लस 33,950। तो आगे देखते हैं, खैर और भी लाइबिलिटीज़ बाकी हैं, अभी हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बी टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, दैट्स इट। तो यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़कर लिख देता हूँ बाय बीज कैपिटल। इन्वेस्टमेंट वो लेकर जा रहे हैं बट 10% के डिस्काउंट पे, 20,000 के हैं इन्वेस्टमेंट और उस पर 10% का डिस्काउंट, दैट मीन्स 2,000, और 2,000 डिडक्ट करके 18,000 पर वो लेकर चले जाएंगे। आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। स्टॉक मटेरियलाइज 38,000, तो हमारी बैंक की लिस्ट में एक और एसेट जोड़ देते हैं। 18,000 स्टॉक से रियलाइज़ हुआ, 38,000, आई बेग योर पार्डन, 18 नहीं 38,000 रियलाइज़ हुआ है, सो 38,000। देन कम्स प्लांट से 55 हुआ है, लिख देते हैं प्लांट 55,000। आगे पढ़ते हैं क्या दे रखा है। वाइल फर्नीचर फेच्ड ओनली 10,000, फर्नीचर से 10,000 रियलाइज हुआ है, ओके। आगे लिखा है फर्नीचर, वाइल फर्नीचर फेच्ड ओनली 10,000 एंड नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम प्री पेड एक्सपेंसेस पेड। तो हमने जो प्रीपेड एक्सपेंसेस कर रखे थे, जिस भी सर्विस के अगेंस्ट ये प्रीपेड था, उन्होंने बोला कि हम कुछ भी रिफंड नहीं करेंगे आपको। तो कुछ ये हमारे एसेट से रियलाइज़ हुआ है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। प्रोविडेंट फंड मटीरियलाइज्ड एट 12,000, सो इट्स अ लाइबिलिटी, ये हमें पे करनी है, सो 12,000 पे पे हो जाएगी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वॉज रिटर्न एंड, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस जो था वो हमें पूरा रिसीव करना पड़ा, मतलब पूरा रिटर्न करना पड़ा है, बेग योर पार्डन। तो एडवांस कमीशन जो लाइबिलिटी में हमने क्लोज किया था 5,000 रुपये,
ये पूरा हमें वापस देना पड़ा, हम इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं कर पाए। एडवांस कमीशन जो है वो हमें पूरा पे करना पड़ा वापस, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो ऊपर रिकॉर्डेड नहीं है, बट ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी पे करनी पड़ी 1000 की, तो 1000 का यहाँ और पेमेंट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। प्रोविडेंट फंड मटेरियलाइज हुआ 12000 पे, और ऑफ कोर्स ये जो ओवरड्राफ्ट है ये 12000 पे करनी पड़ेगी फिर से, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मैंने पहले से अकाउंट कर दी है, राइट। ऑल्सो दोस्तों, अगर आपने ओवरड्राफ्ट को यहाँ ना लेकर बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लेंगे तो भी गलत नहीं होगा। सब टोटल्स कर लेता हूँ, 24,750 प्लस 11,880 प्लस 38,000 प्लस 55,000 plus 10,000, that makes it 1,39,630, राइट फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ इधर के पेमेंट पे, बैंक की टोटल पे 33,950 प्लस 12, एक आइटम रिकॉर्ड नहीं किया है, एंड दैट इज बीज कमीशन। बट जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कितना पेमेंट हो रहा है ए और सी को, आई कैन नॉट फॉर श्योर नो दैट हाउ मच कमीशन इज टू बी पेड टू बी, एंड until and unless I know the amount of loss or gain on realization, मैं पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट नहीं कर सकता बाय रियलाइजेशन या टू रियलाइजेशन, वॉट एवर द केस माइट बी, और पार्टनर्स कैपिटल में जो सम पेड है वो नहीं निकाल सकता। और रियलाइजेशन का लॉस जब तक नहीं निकलता है तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कितना पेमेंट करना है पार्टनर्स को, और जब तक कितना पेमेंट करना है पार्टनर्स को ये पता नहीं चलता तब तक ये पता नहीं चलेगा कि कितना कमीशन पे करना है बी को। और फिर ये बात आ जाती है कि जब तक बी का कमीशन पता नहीं चलता मैं रियलाइजेशन अकाउंट को फाइनलाइज नहीं कर सकता। सो व्हाट आई एम डूइंग फॉर नाउ, मैं बी के कमीशन को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ फॉर नाउ, और मैं रियलाइजेशन अकाउंट को यहीं बैलेंस कर रहा हूँ बी का कमीशन छोड़कर। ऑफकोर्स बी को कुछ कमीशन पे करना है, उसको छोड़कर रियलाइजेशन का जो भी गेन या लॉस है उसे एक बार ट्रांसफर कर रहा हूँ, सो दैट आई एम एबल टू नो व्हाट इज दी सम पेएबल to the partners bearing the adjustment of B's commission. Okay, so I am calculating that यहाँ पर जो रियलाइजेशन है उसमें लॉस आ रहा है दोस्तों, उसे मैं बुक कर दूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों ही पार्टनर शेयर करेंगे ए बी एंड सी। रियलाइजेशन का लॉस है, ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू बेयर इट एंड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। One thing is to be noted here is that he was to bear the expenses of realization. तो ये जो realization के expenses हुए 800 के, it is not our responsibility, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। realization के expenses जो हैं वो firm को पे नहीं करने, ठीक है। 77,360 जो मैंने टोटल करी थी उसमें से 800 realization के expenses का मैं हटा दूंगा, because we are not supposed to pay those expenses. सो यहाँ पर ये जो फिगर है दैट विल कम एज 76,560, एवरीथिंग एल्स इज ओके, ठीक है। तो 247,360 माइनस 800 हो जाएगा, दैट इज 2,46,560। minus 75,000 minus 139,630, so and minus 18,000, so the loss on realization would be 13,930, 13,930, राइट। अब ये जो रियलाइजेशन का लॉस है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 2 + 2 4 + 1 5 डिवाइड बाय 5, दैट इज 2786। 5,572, ठीक है। दैट एंड्स दी रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमें ऊपर बैलेंस शीट से मिलेगा 40, 30 एंड 20। ये इनकी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हैं। राइट फ्रेंड्स, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर सारी पोस्टिंग्स कर देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल इज कमिंग ओनली वंस हियर बाय बीज कैपिटल। तो रियलाइजेशन में अकाउंट में लिखा है बाय बीज कैपिटल, तो बी की कैपिटल में लिख देता हूँ मैं टू रियलाइजेशन। एंड बी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं फर्म के, तो 18,000 उनकी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं पार्टनर्स कैपिटल में आने वाले। देयर इज अ कंटिजेंसी रिजर्व ऑफ 10,000, तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ बाय रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व है ऑफ 10,000, so 10,000 divided by 2, 2 plus 4 plus 1, 5, that is 2,000, so 4, 4 and 2। कंटिजेंसी रिजर्व को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 4,000, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, ये कंटिजेंसी रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ रियलाइजेशन का जो लॉस है वो बेयर करवा देता हूँ पार्टनर से। Yes, this loss is without adjusting the commission to be payable to B, but I cannot compute the commission until unless I know how much money is left with the firm to pay A and C। उसके बिना मैं compute नहीं कर सकता, राइट? तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई एम फर्स्ट एडजस्टिंग द पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, इनके जो भी पेमेंट है वो मैं लिख देता हूँ 5,572। जो रियलाइजेशन का लॉस है वो बुक कर देता हूँ 5,572, 5,572, 2,786। देयर इज ऑल्सो अ लॉस इन द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 5,000 का दे रखा है, सो वेरी सिंपल 2, 2 एंड 1, ये भी डेफिनेटली आएगा पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। 2,000, 2,000 एंड 1,000। दोस्तों, फॉर नाउ आई नो दैट रियलाइजेशन के, डिसोल्यूशन के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद क्या बैलेंसेस बचते हैं पार्टनर्स कैपिटल के। फिर मैं ये देखूंगा कि कितना बी का कमीशन बनता है और उसके बाद मैं ए और सी को पे कर पाऊंगा। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिसोल्यूशन आई एम गोइंग टू बी बैलेंसिंग द पार्टनर्स कैपिटल फॉर नाउ, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ए और सी को कितना पेमेंट करना है, क्योंकि जो ए और सी को पे होगा उसके बेसिस पर बी का कमीशन निकलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि बी का कमीशन है 5% ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू द अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो एक बार मैं पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर रहा हूँ, फिर ही मैं फाइनल पेमेंट कर पाऊंगा, राइट। सो 44,000 यहाँ की टोटल आती है 44,000 माइनस 5,572 लॉस है रियलाइजेशन का, एंड 2,000 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो 36,428। देन बी की बात करते हैं 34,000 माइनस 18,000 माइनस 5,572 माइनस 2,000, सो 8,428 आ जाएगा। $22,000 माइनस 2,786 माइनस 1,000, सो 18,214 जो है वो सी का आ जाएगा। 44,000, 34,000 एंड 22,000, ये क्या आ गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। इनको रीओपन कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 36,428, 8,428, 18,214। दोस्तों, अगर बी के कमीशन का एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये फाइनल पेमेंट करना पड़ता ए, बी और सी को।
इमेजिन कि बी के कमीशन का कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है तो फिर ये सीधा मैं 2 बैंक कर देता, तो दी सम्स दैट मीन्स 36,428, 8,428 एंड 18,214 वुड बी दी सम दैट इज एक्चुअली बी पेड टू दी पार्टनर्स। ये फाइनल पैसा पे होता और बैंक अकाउंट के अंदर भी इतना ही पैसा बचता, बैंक के अंदर भी इतना, क्योंकि बैंक अकाउंट बैलेंस हो जाता है। लेट्स सी बैंक में आखिर अभी पैसा बच कितना रहा है। आई एम डूइंग दिस टू, मैं जो कंसेप्चुअली इसे सॉल्व करूंगा, मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए अभी उसको वहां छोड़कर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना चाहता हूं टू सी कि आखिर हमारे पास पैसा है कितना। क्योंकि अभी हमें क्या करना है, ए बी और सी को ये पैसा देना है, साथ ही बी को कमीशन भी देना है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्चुअली पैसा कितना है ये काम करने के लिए, ये तो देखें सबसे पहले, फिर देखेंगे कि किस तरीके से 5% दे पाते हैं या नहीं पाते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट की हम बात करें तो एसेट साइड में बैंक का बैलेंस था नहीं और लाइबिलिटी में जो ओडी थी वो पूरी मैंने पे कर दी है, ठीक है। तो जो कुछ आएगा यहाँ पर रियलाइजेशन के थ्रू ही आएगा। रियलाइजेशन में आ रहा है टू बैंक, तो बैंक के अंदर मैं लिख दूंगा बाय रियलाइजेशन। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर क्लोज नहीं किया होता बैंक ओडी को तो रियलाइजेशन 76,560 की जगह 12,000 रुपीज़ कम आ रहा होता और ओपनिंग बैलेंस आ जाता आपका 12,000 का। तो 12,000 आप बाय बैलेंस लिखते, फिर आप लिखते बाय रियलाइजेशन 64,560, कुल मिला के दोनों को प्लस करके क्रेडिट इतनी ही आती। तो डजंट मेक मच डिफरेंस, सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है। 76,560, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है रियलाइजेशन से सारे पेमेंट्स। बैंक अकाउंट के अंदर टू रियलाइजेशन भी मैं लिखूंगा जहाँ पे सारी रिसिप्ट्स हो रही हैं। तो रिसिप्ट्स हो रही हैं 1,39,630 की, 1,39,630, 1,39,630, राइट। इसके अलावा और कोई लोन नहीं है, कोई भी नहीं है, बचा हुआ पैसा पार्टनर को पे करने के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। तो फोर्थ, not the fourth, technically the third amount available after all adjustments other than B's commission। B के कमीशन को छोड़ दें तो उसके अलावा मेरे पास पैसा कितना बचा है। तो 1,39,630 का कैश आया, 76,560 का लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ, तो मेरे पास पैसे बचे 63,070। दिस इज हाउ मच मनी आई हैव, ठीक है। और पार्टनर्स को कितना पेमेंट करना है अगर अभी हम देखें, 36,428 प्लस 8,428 प्लस 18,214, ये पार्टनर को पे करना है। तो इंटरेस्टिंगली पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द कैपिटल इज 63,070, ठीक है। सम ऑफ ऑल कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बीज कमीशन इज ऑल्सो इक्वल टू 63,070, ठीक है। अब अगर मैं बी को और कमीशन दे दूंगा, बी को कमीशन दे दूंगा तो बी को तो फिर उसके कमीशन का एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। वो पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। जितना पैसा अवेलेबल है हमारे पास 63,070 रुपीज़ अवेलेबल है। और अभी कैपिटल जो पे करनी है ए बी और सी की, उसका टोटल भी 63,070 ही आता है, राइट। बी को मैं कमीशन दूंगा तो बी का पेमेंट 8,428 से कुछ बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि जो ए को पेमेंट होना है और जो सी को पेमेंट होना है उसका एज अ परसेंटेज ही तो बी को कमीशन जाना है। मेरे पास पैसा है नहीं अब बी को कमीशन देने के लिए। सो हाउ दिस वुड बी वर्कड अबाउट। देखिए दोस्तों, क्योंकि बी को कमीशन देना है तो एक खर्चा होगा फर्म को, ठीक है। और वो खर्चा, क्योंकि बी को कमीशन पेएबल है तो वो खर्चा ए और सी को अकेले बेयर करना पड़ेगा। बी का जो कमीशन है वो एक्चुअली बी को दिया जाएगा और ए और सी के पेमेंट में से डिडक्ट किया जाएगा। ए और सी को 36,428 और सी को 18,214 नहीं पे किया जा सकता
अगर बी को कमीशन देना है, जो कि हमें देना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि बी को कुछ कमीशन देना है, तो ए और सी का जो पेमेंट है वो 36,428 और 18 2014 नहीं हो सकता। ये जो फिगर लिखे हैं ये इन्हें मैं पे नहीं कर सकता। इनके पेमेंट में से कुछ पैसा काटूंगा और बी में कुछ पैसा जोड़ दूंगा। यानी व्हाट विल हैपन ओवर हियर गाइस, एक्चुअली यहां पे ऐसा होगा कि बाय ए एंड बाय बी, आई बेग योर पार्डन, बाय ए एंड बाय सी, बी में कुछ पैसा जुड़ेगा और टू बी ए और सी में से कुछ पैसा डिडक्ट किया जाएगा और फिर जो बचेगा वो बैंक के थ्रू पे कर दिया जाएगा। पेमेंट का सम जो है वो 63,070 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पैसा ही नहीं पे करने को, 63,070 में ही काम चलाना है। तो ए और सी का पेमेंट डिडक्ट किया जाएगा, बी में ऐड किया जाएगा। अब आता हूँ मैं, ये जो थर्ड एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन था, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम कमिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ बीज commission. So whatever amount that is finally payable to B, finally payable to A and C, है ना, वो जो सम पेएबल है उसका 10% क्या देना है, 10 है या 5% है, उसका 5% कमीशन देना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज लेट अमाउंट finally payable to A be 100, ठीक है ना, उसको 100 रुपये पे होंगे। तो इसके 100 रुपये पे कमीशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5 रुपये का कमीशन हो जाएगा, ठीक है। तो अमाउंट पेएबल बिफोर कमीशन, अगर मैं कमीशन डिडक्ट ना करूं इसमें से, तो वो कितना हो जाएगा, वो 105 हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अमाउंट जो फाइनली पे करेंगे ए को, उसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 100 है, उस पे 5% कमीशन, यानी 5 रुपये का कमीशन। मतलब अगर ए को 100 रुपये पे होते तो 5 रुपये ए के पेमेंट में से कट कर दिया जाता, ए के पेमेंट में से कट कर दिया जाता और बी को जोड़ दिया जाता, क्योंकि उसके अलावा मैं इसको किसी तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। ए और सी में से पैसे काटूंगा और बी में जोड़ूंगा, तभी बी का कमीशन बनेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ए को जो फाइनली पैसा एक घर ले जा रहा है वो 100 है, ठीक है ना। तो 5 रुपये कटने के बाद वो 100 रुपये घर ले जा रहा है, 5 रुपये उसके पेमेंट में से कट कर किसे मिला, बी को मिला। तो ए को जो पेबल सम था बिफोर पेइंग कमीशन टू बी, दैट इज 105। तो 105 इज इक्विवेलेंट टू, राइट नाउ अभी कितना है, अभी ए का जो सम है वो है 36,428 और इसमें से मैंने कमीशन डिडक्ट नहीं किया है, राइट फ्रेंड्स। तो 105 इज इक्विवेलेंट टू 36,248, 105 इज इक्विवेलेंट टू 36,428। तो कमीशन जो है, कमीशन दैट इज 5, वो कितना है, इस पैसे में से कितना कमीशन काटना पड़ेगा, 36,248 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, ठीक है। तो 36,248 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, सो द कमीशन डेसिमल में आ रहा है दोस्तों, डोंट यू वरी, मैं आपको अमाउंट राउंड करके बता देता हूँ, 1726.09 आ रहा है। 36,248, right? Not 36,248, 36,428. I have made a mistake. या 36,428, इसको करेक्ट कर देता हूँ, 36,428 divided by 105 into 5. So the figure coming is 1734.666. मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 1,735। ये जो पैसा है ये काट दिया जाएगा, 1,735 रुपीज़ जो हैं वो ए के पेमेंट में से काट दिए जाएंगे और बी में जोड़ दिए जाएंगे। 1,735 कमीशन ए के पेमेंट में से डिडक्ट होके बी के पेमेंट में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली
यही लॉजिक अगर मैं लगाऊं अमाउंट फाइनली पेएबल टू ए या बी, बी 100, ठीक है, तो कमीशन ऑफ बी उसमें से 5 रुपये का निकलेगा, तो अमाउंट पेएबल बिफोर कमीशन 105 होगा. सो आई कैन से फॉर सी एज वेल कि 105 इज इक्वल टू सी का जो पेमेंट हो रहा है दैट इज 18,214, वो 105 के बराबर है. इसमें से भी कमीशन डिडक्ट होगा 5 रुपए का. वो कैसे निकलेगा? 18,214 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, राइट फ्रेंड्स. सो 18,214 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5, तो यहाँ पे आता है 867, 867.33. आई एम राउंडिंग इट ऑफ टू 867. तो सी के पेमेंट की वजह से बी में 867 ऐड हो जाएगा और सी में ये डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है. सो 18,214 वुड हैव बीन पेड टू सी अगर बी को कमीशन नहीं देना होता तो. क्योंकि बी को कमीशन देना है तो उसमें से 867 डिडक्ट हो जाएगा, तो सी को फाइनली पे कितना होगा? 17,347 एक्चुअली ये पे होगा. और लैंग्वेज क्या बोल रही थी कि जो भी सम पेएबल है उसका 5% कमीशन देना है, राइट, यही बोल रही थी. अगर मैं 17,347 का 5% निकालूं तो वो 867.35 ही आता है. तो व्हाट इज एक्चुअली बीइंग पेड टू सी, उसी का 5% मैंने कमीशन दिया है. सिमिलरली बात करते हैं 36,428 रुपीज़ पे होता ए को अगर कमीशन नहीं होता बी का. 36,428 में से 1735 डिडक्ट हो जाएगा, तो इनको फाइनली पे होगा 34,693. और अगर मैं इसका 5% कैलकुलेट करूं तो वो भी 1734.65 दैट इज 1735 आता है, राइट फ्रेंड्स. तो अब हम फाइनल पेमेंट निकाल लेते हैं तीनों पार्टनर्स का. खैर ए और सी का तो मैं निकाल चुका हूं. 8428 बी को नॉर्मली पे होता, बट इसमें से 1735 का कमीशन मिल जाएगा ए की तरफ से, 867 का कमीशन मिल जाएगा सी की तरफ से. इनको फाइनली पे होगा 11,030. जितना भी सम बी में ऐड हुआ है वो ए और सी से डिडक्ट हो चुका है. तो फाइनली क्या हो रहा है? फाइनली टोटल पेमेंट तो इतना ही होगा, सारे पार्टनर्स को मिला के 63,070 का पेमेंट ही होगा क्योंकि मेरे पास पैसा उतना ही था. बट ओनली थिंग चेंजिंग वुड बी थोड़े ज़्यादा ले जाएगा और ए और सी अपने सम में से उतना पैसा कम ले जाएंगे जितना बी ज़्यादा ले जा रहा है. दिस एंड्स द क्वेश्चन गाइस. सिर्फ पोस्टिंग बाकी है, वो मैं कर देता हूँ. 36,428, 11,030, 18,214, ठीक है. और पार्टनर्स बैंक अकाउंट के अंदर मैं लिख दूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी. ए को फाइनली मिलेगा 34,693, बी को मिलेगा 11,030, सी को मिलेगा 17,347. $34,693 प्लस 1130 प्लस 17,347, तो टोटल आ जाता है 63,070. $1,39,630, 1,39,630 टैली हो जाता है. और ऑफ कोर्स जो फाइनल पेमेंट करना था वो 63,070 ही आना था इन ईदर ऑफ द सिनेरियो. द ओनली थिंग वाज कि ये ए और सी का कमीशन हमें कैलकुलेट करना था. सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग न्यू पॉइंट जो हमें समझना है. यहाँ पे पैराडॉक्स ये क्रिएट हो गया था कि पैसा उतना ही अवेलेबल है पे करने को, उसी पैसे में बी को कमीशन भी देना पड़ेगा. तो बी को कमीशन देने के लिए सम लिमिटेड है, तो ए और सी में से डेफिनेटली वो डिडक्ट करना पड़ेगा. और जो बी का कमीशन है वो एक्चुअली रियलाइजेशन में लॉस आना चाहिए, बट तीनों पार्टनर बेयर नहीं करेंगे, सिर्फ ए और सी बेयर करेंगे. तो ए और सी में से पैसा डिडक्ट कर दिया और बी में मैंने जोड़ दिया. अगर तीनों में बेयर करवाता तो फिर दिस वुड नॉट हैव बीन अ कैलकुलेशन दैट हम हमारे स्किल सेट से सॉल्व कर पाए, ठीक है ना.
तो आई नो दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, दिस वुड रिक्वायर अनदर वॉच, ठीक है ना। एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार फिर से देखिएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, यू नो व्हाट टू डू, फील फ्री टू शूट मी अ क्वेश्चन, मैं आपको उसमें एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। So that with this particular question we end our resolution. I'll see you in the next videos guys. Till then, bye, happy learning and stay safe.